नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और विस्तार न्यूज पर खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान में 9 सीटों पर वोट पड़ने हैं और इस दौर में बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें राजा दिग्विजय सिंह, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और मामा शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। पिछली बार 9 सीटों में से सारी सीटों पर बीजेपी काबिज थी, मगर इस बार 1-2 सीटों पर मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस ने भी बड़ा जोर लगाया, मगर बड़ी चुनौती मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की है, जिसमें राजनीतिक दल और चुनाव आयोग सब लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब वक्त है पसीने में बहाई मेहनत को वोट में बदलते हुए देखने का। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है। 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 77,52,583 मतदाता राजनीतिक भविष्य तय करेंंगे। इस बार मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 हॉट सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उन सीटों पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री और महाराज की साख दांव पर लगी है। विदिशा में मामा, राजगढ़ से राजा और गुना से महाराज की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे पहले बात विदिशा सीट की। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट विदिशा लोकसभा सीट को माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार चुनावी मैदान में हैं। ये सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जीतने को लेकर नहीं, बल्कि कितने लाख वोटों से जीत होगी, इसको लेकर मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से है। साल 1991 में भानु प्रताप शर्मा ही विदिशा सीट से कांग्रेस के आखिरी सांसद चुने गए थे। तब से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मेरे हर सांस में विदिशा और इस संसदीय क्षेत्र की जनता बसी है। मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा। उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं ऋणी हूँ। जिंदगी भर उनके काम, उनकी सेवा करूंगा और मरने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यहीं पैदा करें। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर 33 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। इस सीट को वे अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। वो यहाँ से साल 1984 और 1991 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें भोपाल से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल बाद लौटे राजा अपनी जमीन वापस लेने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से है, जो पीएम मोदी के नाम वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह अपने आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था कुछ दिनों पहले कि आपका आखिरी चुनाव है, कि वास्तव में आपका आखिरी चुनाव है? जी हाँ। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं 82 साल का हो जाऊंगा। और बात करें गुना सीट की, तो इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल 2019 में उनके ही करीबी रहे केपी यादव ने शिकस्त दी थी। इसके बाद साल 2020 में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से है। यहाँ मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह साल 2023 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए ये दांव खेला है। मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे फेज में सभी 9 सीटें हॉट सीट हैं, लेकिन गुना, विदिशा और राजगढ़ के नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी बची हुई 7 सीटों पर मंगलवार को वोट पड़ने हैं और इन सीटों में कोरबा की सीट भी है, जो पिछली बार कांग्रेस के पास थी। और इस चरण में सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर तो दी है, मगर परिणाम क्या होगा, इस पर सबकी नजर होगी। वैसे पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ ने मिसाल कायम की है, वोट प्रतिशत को बढ़ाया है और इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता से यही उम्मीद है। 7 मई की तारीख और छत्तीसगढ़ की 7 आखिरी सीटें। छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव है। इस चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है।
तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ सीट पर मतदान होगा। कुछ घंटों के बाद 7 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1,39,00,000 वोटर तय करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, विजय बघेल और ज्योत्सना महंत जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता घरों से बाहर निकलेगी। ये भी आप देख लीजिए कि आखिर कौन किसके सामने है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय हैं। दुर्ग से विजय बघेल के सामने कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं। कोरबा से बीजेपी की सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की ज्योत्सना महंत हैं। बिलासपुर से तोखन साहू के सामने कांग्रेस के देवेंद्र यादव हैं। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह हैं। जांजगीर में कमलेश जांगड़े के सामने शिव कुमार डहरिया हैं। सरगुजा में चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस के शशि सिंह हैं। यूं तो चुनाव 7 सीटों पर है, लेकिन सबकी नजर रायपुर और कोरबा पर है। रायपुर में जहां बीजेपी के दिग्गज और विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मैदान में हैं, तो कोरबा सीट पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत हैं। कोरबा ऐसी सीट है जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। 11 में से 2 सीटें बीजेपी हारी थी, जिसमें एक सीट कोरबा भी थी, और अब उनका मुकाबला बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सरोज पांडे से है। अब बारी जनता की है और जनता 7 सीटों पर फैसला करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दानिश हिल्स में बूथ कार्यकर्ताओं और वोटर्स के साथ बैठक की। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में वीडी शर्मा ने लोगों से मतदान करने की अपील की। अगली खबर का रुख करते हैं। बुरहानपुर के गणपति मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव और भगवान के शरण में माथा टेक कर रोड शो शुरू किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में रोड शो करने आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। तो सीएम मोहन यादव बुरहानपुर पहुंचे थे। पहले उन्होंने गणपति मंदिर में पहुंचकर वहां पर बप्पा के दर्शन किए और उसके बाद रोड शो किया। और सीएम का ये कहना था कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और लगातार सीएम मोहन यादव ये कह रहे हैं। और बुरहानपुर पहुंचे, वहां भी उन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में रोड शो किया और कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को नार्को टेस्ट की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मेरा और राधिका खेड़ा का नार्को टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। वहीं उन्होंने राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। तो राधिका खेड़ा विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर राधिका खेड़ा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप कांग्रेस पर लगाए, खासकर सुशील आनंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उन पर। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी नहीं सुनी गई। लेकिन अब उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने पहले सफाई दी, फिर नार्को टेस्ट की बात, और राधिका खेड़ा को उन्होंने मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। राधिका खेड़ा ने जो मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाया, मेरी चरित्र हत्या करने की कोशिश की है, उसके लिए मैंने उनको मानहानि का नोटिस भेजा है। मेरे अधिवक्ता ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है। साथ ही मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो अपना नार्को टेस्ट कराएं। मैं भी अपना नार्को टेस्ट कराता हूं, वो भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। ये उनमें साहस है तो नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोले। उनका जो झूठ है, उनका जो प्रपंच है, खुल के सामने आए। तो कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर से शुरू हुआ ये विवाद दिल्ली तक पहुंच चुका और राधिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। राधिका ने उन पर अपने अपमान का आरोप तो लगाया ही, मगर ये सारा अपमान उनके राम भक्त होने से जोड़ दिया। तो सबको ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। बाद में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी अपनी जांच रिपोर्ट आला कमान को भेज देने का कहकर पीछा छुड़ा लिया। खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे। कुंडी बंद कर ली गई।
राजधानी रायपुर में 6 दिन पहले हुआ कांग्रेस की राधिका खेड़ा विवाद कुछ इस तरह बाहर आया। 6 दिन की रस्साकसी और अपनी नूरा कुश्ती के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से करीब 2 दशकों का नाता तोड़ दिया। खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे कमरे में बंद कर गंदी गंदी गालियां दी गईं, धक्का मुक्की की गई मेरे साथ। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मंजर ऐसा था कि जिसे याद कर आज भी सिहर उठती हूँ। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी। लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे। कुंडी बंद कर ली गई। 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर राम विरोधी होने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने पर उनके साथ ऐसा हुआ है और उन्हें न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई रामलला की उपासना करेगा। राधिका खेड़ा ने प्रियंका और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी निशाने पर दिया। प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां खेड़ा के समर्थन में खड़ी है तो पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आए हैं। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया। झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूँ तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है और बाकी चीजों पे मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। चर्चा है कि राधिका खेड़ा और संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद राधिका खेड़ा रोते हुए कार्यालय से बाहर निकली थी। इसके बाद उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुशील आनंद शुक्ला जो खुद राधिका खेड़ा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर राजीव भवन से राधिका खेड़ा का रोते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कहानी सबके सामने आई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसी वीडियो का खंडन कर रही है और उल्टा राधिका खेड़ा पर ही असली वीडियो दिखाने का चैलेंज दे रही है। ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के चालू हुआ जो मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। राधिका खेड़ा जी ने अपना स्वयं का मोबाइल लेकर स्वयं वीडियो शूट की थी। यदि इस घटना की सच्चाई को आपको जानना है तो मैं मांग करता हूं कि राधिका खेड़ा जी जो स्वयं वीडियो बनाई उसको जारी करें। जिस तरह से विवाद की शुरुआत हुई और जो घटनाक्रम चला उसका अंजाम शायद यही होना था। पूरे विवाद को समझने के लिए विवाद से लेकर इस्तीफे तक की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। 30 अप्रैल को रायपुर के राजीव भवन में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद हुआ। 1 मई को राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। 2 मई को वीडियो सामने आया। पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर जवाब मांगा। 3 मई को दीपक बैज ने राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 1-to-1 चर्चा की। 5 मई को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
राधिका खेड़ा ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, लेकिन पार्टी की ओर से कोई भी महिला नेता और वरिष्ठ नेता इस मसले पर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आया। लेकिन विस्तार न्यूज ने इस खबर को विस्तार से दिखाया, जिसके बाद खुद राधिका ने विस्तार न्यूज का शुक्रिया अदा किया। पहले तो विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात लगातार छत्तीसगढ़ में उठाई है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई तो छत्तीसगढ़ की मीडिया आगे आके खड़े होके लोगों को सच पहुंचाने का काम किया। राधिका खेड़ा का इस्तीफा खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, जबकि एक दिन बाद 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इधर बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है और खेड़ा का समर्थन करते हुए पार्टी में आने का न्योता भी दे रही है। अब देखना होगा कि राधिका खेड़ा बीजेपी आएंगी या फिर कुछ और कदम उठाएंगी। फैसला जो भी हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी इसमें फायदे की उम्मीद तो लगा ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कुल पदों पर 10% आरक्षण देने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्तियों के कुल पदों पर नहीं बल्कि अनारक्षित पदों में से ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। वहीं कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, जहां पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कुल पदों पर 10% आरक्षण देने वाली मांग की याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने ये कहा कि भर्तियों के कुल पदों पर नहीं बल्कि अनारक्षित पदों में से ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। वहीं कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। 10% सीटों का जो निर्धारण है वो कुल विज्ञापित पदों में से ना हो करके जो अनारक्षित पद हैं, अनारक्षित पदों में से 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एलोकेट होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में ओबीसी, एससी, एसटी को एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए इन पदों में से 10% एलोकेट नहीं होगा। जो शेष अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं उनमें से 10% पदों का एलोकेशन होगा। बात करेंगे अगली खबर की। खनिज संपदा के लिए जाने जाने वाले झारखंड में नोटों के अंबार निकल रहे हैं। आज नोटों का पहाड़ निकला झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के सहायक के घर से। 10,000 रुपए की रिश्वत की जांच मामले में जब मंत्री के नौकर के घर ईडी की छापेमारी हुई तो 30 करोड़ रुपए की नकदी निकली। नोटों के इन गड्डियों की गूंज झारखंड से लगे ओडिशा में भी सुनाई दी, जब पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस छापेमारी का हवाला देकर देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का वचन दोहराया। मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। झारखंड में जब एक नौकर के घर से कुबेर का खजाना मिला तो ईडी के अधिकारियों के होश उड़ गए। ये नोटों का पहाड़ किसी नेता मंत्री के घर से नहीं मिला, बल्कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के सहायक के घर से मिला है। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना कैश देखकर ईडी भी हैरान रह गई। मशीन से गिनती होने पर इनकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की छापेमारी में मिले नोटों का कनेक्शन झारखंड के मंत्री आलमगीर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आलमगीर हैं जो कह रहे हैं कि इस रकम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब समझ लेते हैं कि आलमगीर का झारखंड की सियासत में क्या ओहदा है। कौन है आलमगीर आलम? झारखंड की पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक, 4 बार के विधायक हैं। झारखंड में दूसरी बार मंत्री बने हैं। 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सरपंच से शुरू किया था सियासी सफर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड्स की। ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर
वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए रिश्वत के मामले की जांच कर रही थी और इसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार एक के बाद एक मंत्रियों से जुड़ते चले गए। इस मामले में कई अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन जांच के घेरे में हैं। कार्रवाई झारखंड में हुई, लेकिन गूंज ओडिशा से लेकर बंगाल में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में रैली के दौरान कार्रवाई को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में झारखंड का मुद्दा उठाया। मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? वहीं झारखंड में भी बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं, आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है। 6 मई 2022 को ही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के आवास और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। तब करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। वहीं पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से आईटी ने 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। झारखंड में करप्शन को लेकर सियासत जोरों पर है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार के मंत्री के घर करोड़ों के कैश मिलने से सियासत ने और जोर पकड़ लिया है और मौका चुनाव का है तो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।